नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग देखेंगे। आशा करता हूं कि इसके पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न का उत्तर मैंने आपको कमेंट करने कहा था। प्रश्न था, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट केवल एक स्तंभ भाब्रू स्तंभ में बताया है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में वर्णित है। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम वर्णित है। अशोक के अन्य नामों में देवनामप्रिय, प्रियदर्शी, अशोकवर्धन इत्यादि भी उल्लिखित है। अब आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। अशोक के दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने अस्पताल और औषधीय बाग का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मौर्य प्रशासन के अधिकारी नहीं थे। इसका उत्तर है अग्रहारी। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सभी ब्राह्मी लिपि में हैं, सिवाय दो अभिलेखों के, जिनमें से शाहबाजगढ़ी तथा मानसहरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्ठी लिपि में है। ये दोनों अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर से और मानसहरा अभिलेख पाकिस्तान के हजारा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अगला प्रश्न, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इसी अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है देवनामप्रिय की उपाधि रखना। सम्राट अशोक के अन्य नामों में देवनामप्रिय, प्रियदर्शी, अशोकवर्धन इत्यादि थे। इन नामों से यह ज्ञात होता है सम्राट अशोक हिंदू धर्म में भी आस्था रखते थे। निम्न में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी? नागार्जुनी पहाड़ियां आजीविकों को दान में दिया था सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ ने। सम्राट अशोक आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। बराबर की पहाड़ियों में चौथी गुफा, जिसका नाम लोमस ऋषि रखा गया, उसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। और फिर दशरथ ने ही नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को रहने के लिए दान में दे दिया था। आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से ही अलग होकर एक नई शाखा का निर्माण हुआ था, जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे, जो कि महावीर स्वामी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था संयम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। रज्जुक क्या थे? रज्जुक मौर्य प्रशासन के एक अधिकारी थे, जो कि संभवतः एक जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर होगा द्वितीय शिलालेख। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य शासकों का वर्णन मिलता है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस या डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यह महल बना हुआ था लकड़ी का। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था,
दोस्तों, इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश से मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। सेल्यूकस निकेटर, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? उत्तराखंड के देहरादून से सम्राट अशोक का कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें से दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद थे। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि चाणक्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन से मौर्य शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार भी जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक और उसका पौत्र दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान शामिल था, बिहार भी शामिल था, कलिंग को भी इसने जीत लिया था। श्रीलंका का क्षेत्र सम्राट अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्यकाल के किस शासक को दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है। अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? सम्राट अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। साथ ही यह भी उल्लिखित है कि आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है और न्याय मांग सकती है, जो कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को बल देता है। अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? यह संबंधित है महात्मा बुद्ध के जन्म से। अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के कारण ही इस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इन सभी क्षेत्रों को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतकर अपने विशाल साम्राज्य में शामिल किया। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? यह राजा था मिस्र का। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? संगम राज्यों के बारे में हमें जानकारी अशोक के दूसरे शिलालेख से मिलती है, जिसमें चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र इत्यादि शासकों की चर्चा की गई है। द्वितीय शिलालेख सिर्फ ऑप्शन डी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अशोक के 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ साथ अपराध करने वाली आटविक जातियों का भी उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र दक्षिण राज्यों का उल्लेख है। सातवाहन शासकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड के देहरादून से
अशोक का यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा नगर, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उसका अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। कथन सही है परंतु कारण गलत। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा की गई है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में ही स्थित था। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? यह शासक था मिस्र का। टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। मौर्य काल में भारत का राजनयिक संबंध सीरिया, मिस्र, ईरान इत्यादि देशों से था। दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक आप जरूर कमेंट किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।